अगर भारत नहीं। तो पाकिस्तान नेपाल को ये सोचने पर भारत मजबूर करने लगा है, क्योंकि भारत की तरफ से लगे प्रतिबंधों की वजह से नेपाल में एक ऐसी चीज़ की भारी कमी हो चुकी है जिसकी वजह से नेपाली त्यौहार खतरे में पड़ चुके हैं। और अपनी जनता के लिए इस बार नेपाल को शायद मजबूरी में पाकिस्तान से इंपोर्ट करना पड़े। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये भी बता दें कि नेपाल ने भारत की तरह ही चाइनीज़ ऐप टिकटॉक को अपने यहाँ पर बैन कर दिया है और चीन को मिला नेपाल से अब तक का ये काफ़ी बड़ा झटका है। हाल ही में नेपाल ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें साफ तौर पर जाहिर है कि नेपाल अब किसी एक देश की तरफ ज़्यादा झुकने वाला नहीं है। और यहाँ एक देश से हमारा मतलब भारत से है। भारत ने एक्सक्लूसिव इंपोर्ट नेपाल को बंद कर दिया तो नेपाल ने चीन से इसका इंपोर्ट शुरू कर दिया। दोस्तों भारत से फर्टिलाइज़र लेने वाले नेपाल ने अब चीन से इसे मंगवाना शुरू कर दिया है। और तो और अब भारतीय बसेस को भी चीनी बसें रिप्लेस करने का काम करने लगी हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और आइटम शामिल हो चुका है और इस बार चीन नहीं बल्कि नेपाल पाकिस्तान से इसकी सप्लाई चाहता है। ये आइटम है चीनी, जिसके एक्सपोर्ट पर भारत प्रतिबंध लगा चुका है। लेकिन त्योहारों के सीज़न में नेपाल को चीनी की सप्लाई की काफ़ी बड़ी ज़रूरत आन पड़ी है। नेपाल ने साफ तौर पर भारतीय सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर चीनी की सप्लाई भारत नहीं करेगा तो कम कीमतों पर नेपाल पाकिस्तान से चीनी को खरीदने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि नेपाल को हर साल 2,70,000 टन चीनी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से 1 लाख टन चीनी नेपाल भारत से इंपोर्ट करता है। भारत में चीनी का एक्सपोर्ट बाकी देशों के लिए बंद किया गया है, लेकिन स्पेशली नेपाल के लिए 25,000 टन चीनी का कोटा सुरक्षित रखा है। लेकिन नेपाली सरकार का कहना है कि भारत चीनी को बढ़े हुए दामों पर बेच रहा है और चीनी की क्वालिटी में भी पहले से गिरावट आ चुकी है। साथ ही नेपाली सरकार का ये भी कहना है कि भारतीय चीनी पाकिस्तानी चीनी से 25% तक महंगी है और भारत से चीनी की सप्लाई लेना काफ़ी मुश्किल हो चला है। दरअसल भारतीय मार्केट में भी चीनी के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं और डोमेस्टिक मार्केट में चीनी के दाम कम करने के लिए ही चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है। इसके अलावा त्योहारों में चीनी की बढ़ती डिमांड ही चीनी के दाम बढ़ने का कारण है। चीनी के अलावा नेपाल में नमक की बड़ी ज़रूरत भी भारत से ही पूरी की जाती है, पर क्योंकि चीनी के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसीलिए नेपाल अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए ही चीनी भारत से खरीदता है। नेपाल कस्टम डिपार्टमेंट के मुताबिक नेपाल करीब 3 बिलियन रुपए की चीनी हर साल इंपोर्ट करता है और इनमें से भी 80% सप्लाई भारत से ली जाती है। लेकिन नेपाल का पाकिस्तान से चीनी लेना हमारे हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि नेपाली सरकार अपनी आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए ही ऐसा कदम उठा सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल ने इसी अगस्त में भारत से 7,000 टन खरीदने की परमिशन मांगी थी, लेकिन इस परमिशन को 1 महीने डिले कर देने के बाद भारतीय सरकार की अनुमति मिली। नेपाल की फूड मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी का कहना है कि जो चीनी भारत से सप्लाई की जा रही है वो क्वालिटी में भी काफ़ी ख़राब है। लेकिन सच तो यह है कि चीनी का इतना बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी भारत खुद चीनी की कीमतों को कंट्रोल कर पाने में दिक्कत उठा रहा है। वहीं पाकिस्तान शुगर के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आता है और पाकिस्तान खुद अपनी चीनी के एक्सपोर्ट के लिए नए ग्राहकों की तलाश में है। लेकिन दिक्कत यह है कि नेपाल से पाकिस्तान पहुंचने में न केवल कई देशों का समय चला जाता है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान से चीनी खरीदना मतलब भारत के गुस्से का सामना करना। यही वजह है कि नेपाल बुरी तरह फंस चुका है, लेकिन किसी भी हालत में चीनी की सप्लाई शुरू करना चाहता है। इसके अलावा भारत की छोटी सी कमजोरी का फ़ायदा 3 देशों ने उठाया और कमाल की बात देखिए कि ये तीनों देश आज भारत से आगे निकल चुके हैं। ये देश हैं जर्मनी, बांग्लादेश और वियतनाम। यहाँ तक कि जिस क्षेत्र में इन देशों ने भारत को पछाड़ा वो सेक्टर है टेक्सटाइल और गारमेंट। एक टाइम पर भारत चीन के बाद गारमेंट एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर था, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली और नेचुरल फाइबर की जगह मैन मेड फाइबर ने ले ली। जिन देशों का नाम अभी हमने लिया उन देशों ने मैन मेड फाइबर और गारमेंट का प्रोडक्शन बढ़ाया और भारत से एक्सपोर्ट के मामले में आगे निकल गए। वहीं भारत मेनली नेचुरल फाइबर गारमेंट के ऊपर टिका रहा, जैसे कॉटन, सिल्क और जूट। नतीजतन आज पूरे विश्व में गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में हम दूसरे नंबर से खिसक के चौथे नंबर पर आ खड़े हुए। वहीं चीन ने कई सालों से पहले नंबर पर अपनी पोजीशन बनाए रखी है। खैर, मेन खबर यह है कि भारत ने अपनी खोई हुई जगह को पाना शुरू कर दिया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भी मैन मेड फाइबर से बने गारमेंट का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा दिया है। ये स्पीड इतनी तेज़ है कि साल 2030 तक मैन मेड फाइबर का एक्सपोर्ट 75% तक बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है।
अब ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया में भारत में निर्मित फाइबर यानी कि MMF के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट भारत से काफ़ी कम होता है और पूरे विश्व के बाजार में भारत का शेयर केवल 5% है। इसका मतलब यह है कि जितना MMF भारत में प्रोड्यूस होता है उसका मेजर हिस्सा भारतीय मार्केट में कंज्यूम हो जाता है। एक्सपोर्ट मार्केट में दूसरे नंबर पर आने के लिए ही हाल ही में मैनमेड फाइबर को लेकर एक PLI जारी की गई थी। इसी PLI का नतीजा है कि अब भारत जर्मनी, बांग्लादेश और वियतनाम के साथ रेस में खड़ा हो चुका है। भले ही हम अभी थोड़े पीछे हैं, पर फाइनली अब रेस में हैं। अब ये रीजन जान लीजिए कि असल में भारत इन देशों से पिछड़ क्यों गया। दरअसल ग्लोबल गारमेंट मार्केट में मैनमेड फाइबर का शेयर 72% है, जिसका प्रोडक्शन खुद भारत में कम था, लेकिन वहीं पर नेचुरल फाइबर का मार्केट केवल 28% तक ही सिमट कर रह गया और नेचुरल फाइबर का प्रोडक्शन भारत में बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ग्लोबल डिमांड कम होने की वजह से भारत को नेचुरल फाइबर का बड़ा प्रोड्यूसर होने का कोई फायदा नहीं मिला। भारत में बनाई गई मैन मेड फाइबर ज़्यादातर अभी US, UK, तुर्की और ब्राज़ील जैसे देशों को एक्सपोर्ट होती है, लेकिन भारत अब नए मार्केट की तलाश में है और स्पेशली ऐसे देश जहां बताए गए तीनों देशों का मार्केट काफ़ी बड़ा होता है। फिलहाल भारत से $6.5 बिलियन US का मैन मेड फाइबर एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन 2030 तक इसे बढ़ाकर $11.5 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान लगाया गया है, जो ऑलमोस्ट डबल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत ग्लोबल एक्सपोर्ट के मामले में मैन मेड गारमेंट से अपनी जगह को वापस पा सकेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।